नमस्कार। आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव बढ़ता हुआ चैनल है आज का। और आज हमारे साथ जो डिबेट्स में बैठे हैं वो हैं कल्याण जी, जयपुर से। कल्याण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जुड़े हुए हैं एडवोकेट साहब ब्रजेश जी हैं। और ब्रजेश जी एक एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में हमारे जयपुर में, और एक कार्यकर्ता भी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और फौज से रिटायर भी हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रजेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है। सवाल यह है कि क्या जो मोदी जी ने बोला था या अमित शाह जी ने बोला था या बीजेपी ने बोला था कि हम 6 महीने के अंदर पीओके वापस लेंगे, क्या वो 6 महीने जुलाई में कंप्लीट होते ही इनके पास पीओके आ जाएगा या पीओके के लिए इनको कुछ करना पड़ेगा? जी 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 एडवोकेट साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा लेने से पहले थोड़ा सा लीगल पोजीशन बता देता हूँ पीओके के बारे में, थोड़ा सा बताता हूँ दूसरा हमारे दर्शकों को। आवाज ये जो पीओके लेने के बारे में जो बात कर रहे हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड। जी 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 पीओके जो था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसके बारे में हमारी संसद में प्रस्ताव पारित हो रखा है। जी जी उसके अनुसार पीओके हमारा ही है और इसके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसके लिए सीट भी रिजर्व रखी हुई है। और क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया था 1949 के लगभग, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी चल रहा है इसमें। लेकिन भारत जो है इनसे ही इसके लिए प्रतिबद्ध रहा है कि पीओके हमारा ही है, अक्सर भी हमारा ही है और इसको हमें लेना है। लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है अपनी तैयारी करने में जिसको टाइम लगता है, विविधताओं को देख और इतना बड़ा भूभाग है, अपने स्वयं की भी समस्याओं से धीरे धीरे पाया गया है। अब रही बात आज वो हमारा हम ऐसी स्थिति में हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम को हमारे ले सकते हैं, क्योंकि जो तैयारी हमें करनी होती है वो स्थिति है। हमारा जो है डिफेंस में बाकी और चीजों में भी आज की डेट में एक निर्भर है। हमें किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है कि वो कल को हमें धोखा ना दे दे, इसलिए हम हैं। तो क्योंकि वेरी वेरी हमारे पास में आ सकता है, वही इसकी पॉलिटिक्स हाँ, इसके लिए भी प्रस्ताव होना है, जो मिलनी है वो मिलेगी सरकार से ही। ये पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करेगी कि भाई कब करना है, क्या करना है। इसके लिए हाँ, पूरा समर्थन दोनों साइड से, पक्ष विपक्ष दोनों का जो समर्थन होगा। सेना को, हमारी जो आर्मी फोर्सेज हैं उनको जब हरी झंडी मिलेगी तब ये चीजें हो सकती हैं। दूसरा हो सकता है हमें और भी ना लगानी पड़े और पीओके स्वतः ही हमारे अंदर में आ जाए। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ महीने तक अभी ज्यादा हुआ है तो कई सालों का रिजल्ट है। अभी पीओके में भी चल रहा है, वहां पर भी जो बेचैनी चल रही है, लोग पाकिस्तान की अलगाव बना हुआ है, वहां पर गलतियां हो रही है, वो भारत में आने के लिए हो रहा है। अब बात करते हैं हम किस ये प्रेजेंट गवर्नमेंट बोल रही है कि सर पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, इस मुद्दे पर आते हैं। क्योंकि ये सर जो है इलेक्शन का मैनिफेस्टो रहा है बीजेपी का, संघ का भी बीजेपी का मैनिफेस्टो रहा है कि सर जो है पीओके को हमें लेना है। चूंकि 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट में है, पूरे 10 साल इन्होंने जो है हो सकता है अपने होमवर्क निकाले हुए। अभी थर्ड में जब स्टार्ट होना है तो इसमें उन्होंने जब जो तैयारी की होगी उसके अनुसार ये चीजों के लेने के लिए अब अपने होमवर्क पर अब स्टार्ट हो चुका होगा और हो सकता है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया था वहां से पीओके ले सकते हैं। अब चूंकि जो एनडीए है ये आज की डेट में 272 सीट स्वयं की नहीं बीजेपी की, अर्थात 10 साल में जब बीजेपी स्वयं बहुमत में थी, अभी जो है एनडीए कुल मिला के बहुमत में है। तो जो बाकी सहयोगी दल हैं वो कितने रुख पर अपनाते हैं, अपना क्या रवैया स्पष्ट रखते हैं, उससे भी डिपेंड करेगा। और दूसरा
अभी जस्ट सरकार बनी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इन्होंने शपथ तो ले लिया, लेकिन इनको अभी तक पोर्टफोलियो अलॉटमेंट नहीं हुआ। अब पोर्टफोलियो अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में सब जो पोर्टफोलियो है, किस मिनिस्टर के पास में आता है, फिर उसके बाद में क्या होमवर्क होता है, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तभी आउटकम आने में टाइम लग सकता है। अब डिपेंड करेगा पीओ के लिए, पीओ लेने के लिए क्या करते हैं, कैसा करते हैं। अब ये कुछ समय के लिए देखने वाली टाइम पे बात रहेगी। जी जी कल्याण जी, जी। आपसे मैं ये स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि मिस्टर अमित शाह जी ने अपने भाषणों के, अपने रोडवे जब रोड शो कर रहे थे, उन्होंने ये बोला था पीओके हमारा है और हम पीओके लेके दिखाएंगे, और पीओके जो है 6 महीने के अंदर आ जाएगा, यानी 6 महीने की डेट जो है जुलाई में होती है उनके कहे मुताबिक। और पीओके में जो इस समय स्थिति चल रही है वो वापस इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं। अब पीओके की स्थिति ऐसी हो गई है कि पीओके इंडिया में आएगा, लेकिन टाइम का कुछ अभी फाउंडेशन नहीं है, कब तक आएगा या कब तक नहीं आएगा। क्या आप ये सोच रहे हैं कि पीओके ले जाने के बाद पीओके इंडिया में मर्ज हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान शांत हो जाएगा क्या, या पाकिस्तान इस पे कोई एक्शन नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर वैली में हमले कर रहा है, जो बेगुनाह लोग हैं उनको मार रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कि पहले तो क्या है कि बीजेपी की गवर्नमेंट को 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में इन्होंने 2-3 बार जब इलेक्शन आते हैं या पार्लियामेंट में जब अमित शाह जी का और राजनाथ जी का स्पीच होता है, तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए पीओके का नाम लेके कुछ जोशीले भाषण दे दिए जाते हैं, उसके बाद में ये भूल जाते हैं। दूसरा ये है कि पीओके पहले में अब में बहुत फर्क है कि पीओके जो है हमारे कश्मीर का जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है या ले रखा है, जी जी, तो एग्रीमेंट हुआ था, उसके आधार पर ये हमारा है, क्योंकि ये हमारा नहीं था और इसकी सीमाएं जो अफगानिस्तान से लगी हुई है, काबुल से लगी हुई है, पाकिस्तान से लगी हुई है, तो राजनाथ सिंह जी से जो हमारा डील हुआ था, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग तो पीओके है, मगर डील में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जब तक उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब तक उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक ये है कि ये खाली एक जुमलेबाजी रह जाएगी। क्योंकि 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया कि पीओके में डॉक्यूमेंट्स अपने फेवर में है या नहीं है, या आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि एक वो डिस्प्यूटेड लैंड है। जैसा कि अभी कश्मीर में धारा 370 में अमेंडमेंट किया, तो धारा 370 में अमेंडमेंट करने का मतलब यह है कि वहां पर सिर्फ यह है कि पहले एक राष्ट्र दो ध्वज थे, कश्मीर में अलग से झंडा फहराया जाता था, वो बंद हो गया। कश्मीर में जो लोग बाग जमीन नहीं परचेज कर सकते थे, वो अब जमीन परचेज कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट उसमें हो गया। बाकी अभी भी ये कह सकते हैं कि ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो बहुत मुश्किल है, और उसके लिए इनको पक्ष से राय लेनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ में कानूनी राय जरूरी है। तो जब तक कानूनी राय नहीं होगी तब तक ये कि बहुत मुश्किल है। या तो दो ही रास्ते हैं इसके, या तो आप इसमें सेना से अटैक करवा के उसको वापस कब्जा करें, या फिर ये कि कोर्ट के थ्रू ले, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल कोर्ट या इंटरनेशनल लॉबी इस तरह की हो गई है कि वहां पर कोई भी आदमी अगर डिस्प्यूटेड लैंड डालता है तो उसका निपटारा फिर बाद में सारे देश मिलके करते हैं, जो वो भी कर रहे हैं। तो जैसा कि कश्मीर के बारे में भी अभी रिसेंटली कल परसों पाकिस्तान ने फिर कहा है कि सर कश्मीर हमारा है, इंडिया उसका विरोध करता है, फिर वो शांत हो जाता है मामला। तो ये बरसों से चला आ रहा है, और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ कि राजा हरि सिंह जी का राज्य था, उनका स्टेट था, कबालियों ने उन पर हमला किया, और धीरे धीरे करके कबाली जब हावी होते गए तब उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट को गुहार करी, और इंडिया गवर्नमेंट से ये कहा कि आप हमारे को बचाइए। तब इंडिया गवर्नमेंट ने उनके सामने कंडीशन डाली थी कि आप कश्मीर हमारे नाम कर दीजिए, हम अपने आप को छुड़ा लेंगे या और कुछ कर लेंगे। तो जब उन्होंने नहीं माने, फिर बाद में जब इस तरह की स्थिति हो गई कि पूरे का पूरा कश्मीर उनके हाथ से निकलने लगा,
तो वो उस एग्रीमेंट पे दस्तखत किए उन्होंने, और उसी के आधार पर आज कश्मीर जो है, आधा कश्मीर हमारे पास है और आधा कश्मीर वो कबायलियों के थ्रू जो कब्जा किया गया था वो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर, बाकी पाकिस्तान की मिलिट्री उस पर रूल कर रही है और पाकिस्तान की मिलिट्री उनको एक तरह से निर्देश देती है और पाकिस्तान की मिलिट्री सारा काम करवाती है। तो जी 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 ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के लिए प्रयास करने चाहिए और जहां तक हो सके इसको इंडिया में मिलाना चाहिए। बाकी इसको मिलाने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। जुमलेबाजी से या भाषणबाजी से या जोधपुर के भाषण देख के लोगों को गुमराह करने से ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया में नहीं मिलेगा। उसके लिए जी आपको जी इंटरनेशनल लॉबी में और भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ होंगे। इंटरनेट लॉबी में आपको कागजी कार्रवाई और आपके विदेश मंत्री जो है स्ट्रांग होंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे तो वो इजीली इंडिया में मर्ज हो सकता है। ओवर टू यू सर। कल्याण जी, जैसे आप बोल रहे हैं कश्मीर में इस समय अमन एंड शांति है, अमन एंड शांति तो है, लेकिन पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है इस समय, पाकिस्तान जो वहां पे अटैक कर रहा है, जो बेगुनाह लोगों को मार रहा है, उसको उनकी सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए पत्थरबाजी तो वहां खत्म हो गई है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जी पत्थरबाजी खत्म हो गई है, उनके हाथ में आ गए हैं लैपटॉप, अब लोग काम करने लगे हैं और वहां पे लोग एजुकेटेड हो गए हैं। लेकिन अभी कश्मीरी जी पंडित जो हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल है, कश्मीरी पंडित जो वहां से भाग के आए थे बाहर, वो अभी वहां जाने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और बेसिकली कश्मीरी पंडित को ही टारगेट बना रहे हैं पाकिस्तान। देखिए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए अभी कल ही रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है तो बहुत जी जी दुर्भाग्यपूर्ण जी है। तो अमरनाथ या ये अपने वैष्णो देवी यात्रा से जो शिवखोड़ी के लिए यात्री जा रहे थे उनको जी जी टारगेट किया गया और टारगेट करके 10 आदमियों को 10 यात्रियों को मार दिया गया है। तो एक पाकिस्तान की खीज है, ये तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की खीज है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां पर अमन शांति हो और वहां जी पर की जनता जो है ना, जनता भी यही चाहती है कि वहां पर अमन शांति हो, पढ़े लिखे रोजगार मिले तो ठीक है। बाकी वहां पर अभी भी इस तरह की स्थितियां हैं तो वहां पर अमन शांति करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर चाहिए। आतंकवाद इंडिया में नहीं है, सारे वर्ल्ड में आतंकवाद है। आप कहीं पे भी चले जाइए, पाकिस्तान के अलावा आप अफगानिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ या फ्रांस चले जाओ, इटली चले जाओ, तो ये आतंकवाद तो खत्म नहीं होना है, ये रहेगा। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थों के खातिर इस तरह की गतिविधियां करते हैं और ये कर रहे हैं। और पाकिस्तान का तो नेचर यही है कि वो हमेशा से इस तरह का करता रहता है और पैर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो जब तक जी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, आप देखिए कल की विडंबना देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ उसी के आधे घंटे 1 घंटे पहले वहां पर जो है ना इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो ये मौका जी जी देखता है, मौका परस्त को, और इसके लिए इसका पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। बातों से नहीं होता है कि आपने एक बार स्ट्राइक कर दी, आपने एयर स्ट्राइक कर दी, एक बार में दहशत कर दी, आप बार बार उसी का जुमला लेके ढोल पीटते रहो, मंजीरे बजाते रहो कि हमने स्ट्राइक कर दी थी, अब पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, अब पाकिस्तान को ये करेंगे, एक धड़ के बदले एक सिर के बदले 10 सर लाएंगे। तो ये जुमले हैं। इसके लिए आदमी को हिम्मत चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए और ये प्रैक्टिकल जब तक नहीं हो सकती जब तक साझा करके या संतुष्ट कर आप ये कार्रवाई नहीं करते। आप चाहते हैं कि जी अकेले जी ये काम कर लेंगे तो अकेला बस का काम नहीं है। और पाकिस्तान जी जी ऑक्युपाइड कश्मीर जो है चाहे तो वो इंडिया के पक्ष में आ सकता है और बहुत इजीली आ सकता है। इसके लिए दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ये है कि विपक्ष पार्टी और पक्ष पार्टी दोनों का मनोबल मजबूत हो और दोनों राय मशवरे से करें, जुमलों से नहीं चलेगा ये। और तो सर जी 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 सर। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, बिल्कुल आ ब्रजेश रही जी सर। आपको आवाज? हाँ ब्रजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय जो खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, वो खलबली का एक सबसे बड़ा है उनका कि वो इंडिया पे अटैक करते हैं और इसी अटैक में हमारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं कश्मीर वैली में। तो क्या इस पे इंडिया जो है वो बॉर्डर पे इतना सख्ती हो जाने के बाद भी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंट फ्रॉम
पाकिस्तान टू इंडिया, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे लोग आ जाते हैं वहां से? हमारे लोग इतने कमजोर वहां बैठे हुए हैं सीमाओं पे कि ये लोग आ जाते हैं, नीचे से आ जाएं या ड्रोन से आ जाए। इसको क्यों नहीं रोकने में कामयाब हो जाती? अगर चारों तरफ से बॉर्डर सील हो जाए तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है इंडिया में। ऐसा क्यों नहीं करते हैं ये लोग? जी जी, बोले बोले। मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ सर। मैं हाँ आपको बोलिए बोलिए। 3 बिंदु बताता हूँ। हम जब स्वतंत्र हुए, हमें विरासत में और स्वतंत्रता के फलस्वरूप 3 चीजें मिली हैं और वो आज भी हमारे पास में हैं। जी जम्मू कश्मीर के प्रश्न में आतंकवाद, अलगाववाद, अशांति। आतंकवाद, अलगाववाद, ये हमें हमें विरासत में मिली हुई है और ये बहुत पहले से चला आ रहा था। आतंकवाद, अलगाववाद, ये जो है वहाँ पर ये भी इनपुट है कि लोकल जो रेजिडेंट है उनका भी इसमें हाथ है, इसमें एक एक्टिव सहयोग है उनका, एक्टिव सहयोग। इसका मतलब की बात आती है कि सब अलगाववाद, आतंकवाद और आपको जो है सेपरेटिज्म, अलग होने की भावना, ये सब चीजें जब चल रही हैं तो उसके जो जी परिणाम स्वरूप उसमें जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, आतंकवादी हमला, इन्फिल्ट्रेशन, आपका एक्सट्रीमिस्ट का आना, आपके जो घुसपैठियों का आना, आपके जो है किलिंग करना, टारगेटिंग करना, ये सब चीजें होती हैं। और इसका एक ही कारण है कि वो जो पीओके है उसका मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं पाया है और वो कब तक सुलझेगा इसके लिए थोड़ा सा अब इट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड। लेकिन जो मैं इस बात को मोटे-मोटे तौर पे कहता हूँ कि ये समस्या इतनी पुरानी है, इतनी जटिल है, इसको सुलझाने में हो सकता है कुछ समय और लगे। क्योंकि अभी आपको मैं चीज़ का बताता हूँ कि हमारा जो अनुच्छेद 370 है, उसको डिलीट करने के लिए जब हमने जो 370 के जो प्रावधान है भारत में जो उनको ऐसा किया है, डाइल्यूट किया है, उसके बाद में जे एंड के हमारे जो कानून है, हमारा जो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, ये सब चलने लग गया। उसको मेंटेन करने के लिए वहां पर इतनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस लगानी पड़ी, नहीं होती है वो, तो वहां पर जो फौज का खर्चा है इतना ज्यादा है। हमें जो संसाधन वहां पर लगाने पड़ते हैं पीस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो अब और आगे जो हम काम कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए और हमें जो है फोर्सेस लगानी होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें संसाधन वहां पर लगानी होंगे और धनराशि वहां पर व्यय करनी होगी। अब प्रश्न इस बात का एक ये भी सामने आता है समानांतर कि ऐसी परिस्थितियां हो क्यों रही हैं, ऐसा क्यों है कि जे.एंड.के के लोग, जो लोग हैं या वहां पर जो लोकल आतंकवादी हैं वो इस गतिविधि में क्यों नहीं आए? क्योंकि इसलिए बोलते हैं सर कि जो टेररिज्म है आतंकवाद है। आतंकवाद एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम का मतलब है एक स्टेट की पुलिस हैंडल कर सकती है, जैसा कि हर स्टेट की पुलिस करती है जो क्राइम को हैंडल करती है। लेकिन आतंकवाद एक ऐसा क्राइम है कि स्टेट नहीं, देश नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जहाज के तौर पर होता है। इसका एक बहुत नेटवर्क टाइप में काम करता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी जैसे जो सीरिया, मिस्र कंट्रीज आप लीजिए, एशिया में तो आतंकवाद काफी बड़े पैमाने पर और जैसा पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद। ये आतंकवाद जो है ये निश्चित परिभाषा न होने की स्थिति में कभी कभी हमारी सेना पुलिस भी असहाय महसूस करती है कि भाई काम तो करना है, लेकिन इनको इनका जो गाड़ी चलेगा वो किस कानून के आधार पर चलेगा। तो हमारे पास में इंडियन पेनल कोड हुआ करता था, उसके कानून के आधार पर चलेगा। लेकिन फिर हमारे पास 1967 में BAPAC आया। अब जो है जो नया कानून बना है जो 1 जुलाई से लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें पहली बार भारत ने आतंकवाद की परिभाषा निश्चित की है। और आतंकवाद की परिभाषा का मतलब है उसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया है। तो आतंकवाद और दूसरा चीज क्या है कि इंटरनेशनल लेवल तक को भी कवर किया गया कि आतंकवाद में अगर विदेश से भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा भारत में, उसको वहां भी दंड दिया जाएगा देश के साथ। इसका मतलब अगर हम विदेश में
बीच में अगर हम आतंकवादी को पनिशमेंट देना चाहते हैं तो हमारे जो रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, उस देश के साथ इस प्रकार नेतृत्व में होना चाहिए कि वो हमें खुशी खुशी आतंकवादी आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने की जो उपाय हैं उनमें सहर्ष हमारा सहयोग करें और हमारे साथ मिलकर काम करें। भारत ने जी। इस मुद्दे को बहुत पहले से उठाया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के मुद्दे को, और आतंकवाद पर विश्व में शायद ही किसी देश में अभी तक परिभाषा नहीं है। भारत ने ही उठाया इसको, भारत ने ही इसकी परिभाषा निर्धारित की कि आतंकवाद क्या होता है। तो जब मैं समझता हूँ जब ये आतंकवाद की परिभाषा निश्चित हुई है और जब आगे जब इस तरह से ट्रायल चलेगा, उनकी केस चलेंगे आतंकवाद के लिए, तो ये इन कामों को करना और आसान हो जाएगा। जब तक जी, जी। इस आतंकवाद जब तक इस आतंकवाद को काबू में नहीं किया जाता, जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक ये किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही रहेगा और आता रहेगा। क्योंकि जी। नो डाउट आज नहीं तो कल हमारे पास में आना है, लेकिन उसके साथ में एक और जो प्रॉब्लम है, जो विरासत में मिल सकती है या मिलेगी कह सकते हो, वो है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें इस आतंकवादी गतिविधियों को भी हमें अंकुश लगाना होगा साथ ही साथ, और उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी किसी भी काम को करने के लिए। तो ये जो है हो सकता है आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल इस प्रकार से कार्य किए जाए। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आप देखिए जो भारत में नेशनल लेवल पर जो स्कीम्स हैं, आपके जो आयुष्मान है, आपके आर्मी है, आपकी जो है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सारी स्कीम जब पीओके में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लग सकता है, थोड़ा इंक्लूजन में टाइम लग सकता है, आधार कार्ड वगैरह जो भी हो। अब ये थोड़ा सा भविष्य के गर्भ में यानी भविष्य में झांक कर देखने वाली बात हो है सब, लेकिन मूल रूप से आतंकवाद पर जब तक हम अंकुश नहीं लगाते हैं तब तक ये थोड़ा सा टेढ़ी ही रहेगा। जी। कल्याण जी, आपको मेरी जी। आवाज आ रही है? कल्याण आ जी, रही है, बिल्कुल। कल्याण जी, पाकिस्तान अगर इंडिया पे अटैक करना छोड़ दे तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, नहीं तो इंडिया जो है घर में घुस के मारना जानता है। और इस समय वो तेवर दिखा रही है बीजेपी पार्टी कि शायद ही किसी के तेवर इस समय उसके कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि इस समय की जो स्थिति है, ये थर्ड टर्म प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं अपना, और इस समय वो न लेफ्ट देख रहे हैं न राइट देख रहे हैं, और इस समय की जो स्थिति है वो बहुत तगड़ी स्थिति है, और किसी भी तरह से पीओके लेने के लिए 100% ये करेंगे और पीओके इंडिया में मर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हो सकता है एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया करे ये, और करने के लिए तत्पर हो जाए। आपका क्या इरादा है? ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। शायद बोलिए। अभी संभव नहीं है, क्योंकि जब इनके पास में 303 सीटें थी, ये पूर्ण बहुमत थे और इनके हाथ खुले थे, तभी ही ये ऐसा नहीं कर पाए ये। तो अब संभावनाएं कम है, क्योंकि अब इनके हाथ बंधे हुए हैं और बैसाखी के सहारे इनकी गवर्नमेंट है। इसलिए ऐसा करने के लिए इनके सहयोगी पार्टियों की सहमति बहुत जरूरी है, और सहयोगी पार्टियां जो है वो ऐसा नहीं करने देगी इनको, क्योंकि सहयोगी पार्टियां जो इन्होंने मिलाई है वो इनके नेचर की नहीं है, इनसे उनके वैचारिक मतभेद है, मगर ये है कि मजबूरी है कि उन्होंने मजबूरी में इनको साथ लिया है। टीडीपी की वैचारिकता अलग है, नीतीश जी की वैचारिकता अलग है, और बीजेपी अमित शाह जी की वैचारिकता अलग है। इसलिए ये एक खिचड़ी सरकार है। तो जब ये 303 इनकी सीटें थी, पूर्ण बहुमत था, उस वक्त तो ये संभव था कि ये तय कर सके, गवर्नमेंट जो है तय कर सके। बाकी अब मेरे को शायद कम लगता है कि इस तरह की संभावनाएं हो। और मैं जैसा कि इन्होंने कहा अभी ब्रजेश जी ने, एडवोकेट साहब ने, तो मैं इनको भी बताना चाहूंगा कि विरासत में तो कांग्रेस को मिली थी ये आतंकवादी और इस तरह की, तो उस वक्त जब कांग्रेस को राज मिला उस वक्त सारी बॉर्डर सील नहीं थी इस तरह की, आज की तरह ओपन थी, और लाखों किलोमीटर की बॉर्डर ओपन थी। साथ में इनके साथ में ट्रेड व्यापार चलता था, तो पाकिस्तान से सामान आता था, इंडिया से जाता था, वो ट्रेडिंग होती थी, और उस ट्रेडिंग के थ्रू जो है ना एमिनेशन
और ड्रग्स आती और जाती थी, आतंकवादी उसको लेके आते थे, लेके जाते थे, तो वो घटनाएं उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करती थी। धीरे धीरे करके कांग्रेस ने लाखों किलोमीटर की बॉर्डर पे फैंसी तार लगाए हैं, डेटोनेटर लगाए हैं, इसके साथ साथ में आपने चौकियां बनाई है। और आज की पोजीशन ऐसी है कि गवर्नमेंट चाहे, और गवर्नमेंट में थोड़ा सा भी ताकत हो ये डिसीजन लेने की, तो वो इनको बिल्कुल बैन कर सकती है, सीज कर सकती है। क्योंकि अब न तो पाकिस्तान से कोई ट्रेडिंग हो रही है, न पाकिस्तान की कोई बॉर्डर खुली हुई है। तो आज के टाइम में बहुत इजी है। अगर आज के टाइम में भी अगर इस तरह की स्थितियां होती है कि आतंकवादी हमारे यात्रियों पे अटैक करके चले जाते हैं, उनको मार के चले जाते हैं, या फिर यह है कि 300 किलो RDF आ जाता है और हमारे चमाली जवानों को शहीद करवा दिया जाता है। तो ये चीजें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की पोजीशन में उस पोजीशन में बहुत फर्क है। उस वक्त बिल्कुल सारा एरिया खुला हुआ था, आज सारा एरिया बंद है। अगर कोई आदमी गलती से अगर अंदर आ गया तो बाहर नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऐसे हैं कि उस आदमी की आप पहचान कर सकते हो, उसका आधार कार्ड देख सकते हो, उसको 1 मिनट वहीं बैठे बैठे आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि ये पाकिस्तानी है, इंडियन है या कौन सी जगह का है। तो इस तरह का आप फोटो फेस अगर यूट्यूब पे या गूगल पे डाल के उसका सर्च कर सकते हैं। और आजकल इक्विपमेंट्स ऐसे हैं तो हमारी मिलिट्री बहुत एडवांस है, उसके बावजूद अगर कोई आदमी घुसता है इस तरह की हरकत करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये कहीं न कहीं हमारी चूक है, हमारी इंटेलिजेंस की चूक है या हमारा फेलियर है। तो इन चीजों को दुरुस्त करने हैं तो ये तो स्वतः ही बंद हो जाएंगे। ये तो स्वतः ही है कि इंडिया में घुसना बंद हो जाएंगे, कहाँ से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है और कौन ला रहा है। और फिर खास तौर से ऐसे मौकों पर कि जब कोई इलेक्शन हो या जब कोई इस तरह का कुछ पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो या कभी इस तरह की जैसे सेशन चल रहा हो जिसमें भाई ऑथोरिटी ये आप ऑथ ले रहे हो, शपथ ग्रहण हो रहा हो, और उस टाइम पे इस तरह की स्थितियां हो जाना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी या तो इंटेलिजेंस फेल है या हमारी गवर्नमेंट फेल है। तो अगर इंटेलिजेंस फेल है तो वो गवर्नमेंट का फेलियर मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तभी स्ट्रांग हो सकती है जब हमारी इंटेलिजेंस और हमारा जितना भी है लवाजमा सब स्ट्रांग हो और उनको एक एक चीज की खबर हो कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग हो सकती है। अदरवाइज ये है कि अगर इंटेलिजेंस फेल होगी तो गवर्नमेंट भी फेलियर मानी जाएगी। तो आज जी के युग में बहुत फर्क है। हम ये कि 50 साल पहले की बात करें तो 50 साल पहले तो एक आदमी की पहचान के लिए 10 जगह आपको फोन करने पड़ते थे, 10 जगहों से आपको रिप्लाई मिलता था, जानते ही नहीं था। आज तो ये कि आप किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका फेस डाल सकते हैं, उसकी ID डाल सकते हैं, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि आदमी कहाँ पैदा हुआ है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है और क्या क्या करता है, किस तरह का आदमी है। तो आज के युग में कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। बस ये है कि गवर्नमेंट की मंशा चाहिए और गवर्नमेंट का इस तरह का होना चाहिए कि ये एक्टिविटीज रुके और आतंकवाद रुके और हम लोग बहुत शांतिपूर्ण रहे, और यही गवर्नमेंट का धर्म है। क्योंकि अगर जनता सुखी तो गवर्नमेंट सुखी, अगर जनता दुखी तो गवर्नमेंट दुखी। जी। इसका मतलब ये कल्याण जी, आतंकवाद को रोकने के लिए, इंडिया में शांति अमन लाने के लिए एक तो बॉर्डर पे काफी शक्ति होनी चाहिए, सब तरफ पे बॉर्डर पे शक्ति होनी चाहिए, प्लस इन्फिल्ट्रेशन को रोकना चाहिए, और इंटेलिजेंस इनपुट जैसे आप बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट तो सही है, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट जो आती है वो भी आगे कितना पहुंचती है इसको भी देखना है। क्योंकि अभी जो आप देखें, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आती है वो मंत्रालय तक अगर पहुंच जाए, राइट पर्सन तक पहुंच जाए, तो उसमें कार्रवाई होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस इनपुट हमारी कम है, इंटेलिजेंस इनपुट काफी अच्छी है। अब सबसे पहले तो आतंकवाद को कंट्रोल करना ही एक है, जिससे कि आप बॉर्डर सील कर दें, बॉर्डर सील करने के बाद ही ये कंट्रोल होगा। अब POK मिलाना ही सबसे पहली इनकी प्राथमिकता है, क्योंकि POK में इस समय जो हालात हैं वो वहां पे आटा भी नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, बहुत बुरी हालत है। इसलिए POK को इमीडिएटली इंडिया में मिलना चाहिए ताकि वहां अमन और शांति हो, इंडिया में भी अमन शांति हो। तो हमारे पास टाइम ही इतना था। थैंक यू वेरी मच आप लोग का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत।